हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये टॉपिक आज बीएससी फिजिक्स ऑनर्स सेकेंड ईयर पेपर थर्ड के ग्रुप बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से लिया गया है। तो आज हम मैक्सवेल्स जिनके 4 इक्वेशन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में। तो ये चैप्टर जो है ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म, गेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिक। यानी हमें ये पता है कि हमने क्लास 12th में ही पढ़ा है कि जब भी चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम करंट बोलते हैं, और जब भी करंट किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है तो उसके अराउंड, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ओके, ये हमने बायो-सेवर्थ लॉ से ही पढ़ा था क्लास 12th में। आई होप आप लोगों को याद होगा। तो मैक्सवेल साहब ने इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सिर्फ 4 इक्वेशन में ही एक्सप्लेन कर दिया। जो ये 4 इक्वेशन आपके सामने हैं, लेफ़्ट साइड देख सकते हो। इसको मैं ज़रा बड़ा करके दिखाऊं तो ये है, ये 4 इक्वेशन लेफ़्ट साइड आप देख सकते हो। ये 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो पहले हम लोग इक्वेशन 1 की बात करें तो आप देख सकते हो ये क्या है। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड कर्व। पढ़ने का तरीका क्या हुआ, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, जोड़ना। ई डॉट डी ए वेक्टर, तो देख सकते हो 2 तरह का वेक्टर है, इलेक्ट्रिक वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। और दूसरा सरफेस। तो ये याद करो, ये डी ए वेक्टर क्या होता था, नॉर्मल एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर, सिंपल बोल सकते हैं। ये हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो ई डॉट डी ए या ई डॉट डी ए वेक्टर ओवर अ क्लोज्ड इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब जिस सरफेस का ये एरिया है, जिसका आप एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर लिया है, उसके अंदर कितना चार्ज है उसको और डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, तो याद दिलाऊँ, ये आपने कहाँ देखा है, ये आपने क्लास 12th में देखा है, जो गॉस लॉ कहलाता था इलेक्ट्रोस्टैट में। शायद आपको याद हो गया होगा कि टोटल फ्लक्स जो बोलते थे लेफ्ट साइड को, इसको बोलेंगे टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्या, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप ऑफ बी डॉट डी एस। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 तरह का डॉट प्रोडक्ट है, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, एक है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एक है एरिया वेक्टर। तो इनके डॉट प्रोडक्ट का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो ओवर अ क्लोज्ड लूप का मतलब हो गया कि चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र, तो ये इक्वल टू क्या होगा, 0। इसको हम लोग कह सकते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ऊपर वाला जो था वो क्या था, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या हो गया सेकेंड वाला, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी भी फील्ड से, किसी भी क्षेत्र से अगर जा रही है तो जितना जाती है उतना बाहर आ जाती है, तो वहाँ पे नेट कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए ये 0 हो गया। अब आते हैं थर्ड। आई होप आप लोगों को लाइन इंटीग्रल वगैरह के बारे में मालूम ही होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आप कर रहे हो ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, ओवर अ क्लोज्ड लूप। तो ई वेक्टर डॉट डी एल, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है, माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ये याद कीजिए आपने कहाँ पढ़ा था, तो मैं आपको याद दिलाऊँ, फैराडे फर्स्ट लॉ, अगर आपको फैराडे लॉ याद हो तो, जिसमें था कि जब भी अगर कोई फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। आई होप आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता था, जब भी कोई फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और अगर वो क्लोज सर्किट अगर होगा तो वो करंट जनरेट होगा। तो यही इंड्यूस्ड करंट का कॉन्सेप्ट था। तो ये नेगेटिव साइन ये लेंस लॉ के बारे में बतला रहा है, तो ये फैराडेज लॉ है, थर्ड इक्वेशन। लास्ट जो है ये आपको याद दिलाएगा कि हमने क्लास 12th में पढ़ा था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जहाँ पे
आपने या एसी करंट में भी आपने देखा है इस चीज़ को, जहाँ पे हमें ये बताया गया था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो एक एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बताता था, वो क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ कि कोई भी किसी भी तरह का शेप हो, अगर उसमें अगर हम उसको एम्पीरियन लूप से घेर दें तो आप उससे उसका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। और वो क्या कहता था कि म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड गिव्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही था एम्पियर सर्किटल लॉ। इसी को सुधार के, चूँकि उस सब वक्त एम्पियर सर्किटल लॉ में सिर्फ और सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात की थी, हमने उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की बात नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट की बात की थी। तो जब डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आया उसमें, तो साथ में एक आप देख सकते हो कि म्यू नॉट आई के बाद, आई इंक्लूज के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये भी ऐड ऑन हो गया। तो आप इसको कह सकते हैं कि जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ या करेक्शन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये हुआ, इसको हम लोग कह सकते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ भी कह सकते हैं। ओके, तो आई होप ये 4 इक्वेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फिर जल्दी से कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा क्या, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। थर्ड लॉ क्या हो गया, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। एंड फोर्थ जो है वो हमारा क्या है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का जनरलाइज या करेक्शन फॉर्म है। ओके, इसी के बारे में यहाँ पे चारों इक्वेशन के बारे में राइट साइड में ये डिटेल्स दे दिया गया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप अब ये उंगलियों पे भी गिन सकते हो कि 4 लॉ का मतलब क्या हुआ और ये 4 लॉ क्या क्या हैं, ठीक है। तो यही मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन भी कहते हैं या मैक्सवेल 4 इक्वेशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज़ करें और कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कई और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।